जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है, इसे हम बोलते हैं स्लीनेक्स। और स्लीनेक्स 2023 कहां पे शुरू हुआ? वेयर हैज द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं स्लीनेक्स, ये कब स्टार्ट हुआ, कहां पे स्टार्ट हुआ? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो आपको याद रखना है ये कोलंबो में स्टार्ट हुआ। कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका में है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कोलंबो में स्लीनेक्स 2023 अभ्यास स्टार्ट हुआ है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए किस तरह का अभ्यास है, तो ये नेवी एक्सरसाइज है, यानी क्या है? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और इसका 10th एडिशन 3 अप्रैल को कोलंबो में शुरू हुआ है। ये जो अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, ये 3 दिनों में 2 फेजेस में आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां पे भारत की नौसेना की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। और इस अभ्यास में दोनों जो नेवी है उनकी स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट करेगी। दोस्तों यहाँ पे बात हमने मिलिट्री एक्सरसाइज की है, प्रमुख युद्ध अभ्यास की है। तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास बता रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नाटो आप सभी को पता है, कल मैंने पढ़ाया था, अभी फिनलैंड इसमें शामिल हुआ है। तो नाटो के जो मेंबर्स हैं वो सब मिल करके अभ्यास करते हैं ताकि वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहें। तो पहला है बाल्टॉप्स। तो बाल्टॉप्स 22 नाटो कंट्रीज के बीच में हुआ है। इसके अलावा स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022, ये भी नाटो कंट्रीज के बीच में हुआ है। साइक्लोन आपको याद रखना है, भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान के बीच में होता है। अग्नि वॉरियर की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास होता है। इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं 4 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। दोस्तों 493 डेज हो गए आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। ये जो क्लास है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड की जा रही है। दोनों मीडियम के छात्र इस क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे आखिरी में आपको मिलता है ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके का तड़का, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, और क्लास है आपकी 25 से 30 मिनट की। सबसे कम समय में सबसे पहले करंट अफेयर्स जो आपको देने का वादा है, उसी पे हम आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का सबसे पहला मोटिवेशन। समस्याओं पर नहीं, यानी प्रॉब्लम्स पे नहीं, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों अगर आप अपने प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। अगर आप अपने टारगेट पे ध्यान दोगे तो टारगेट आप भेद पाओगे। दोस्तों जिस तरफ आपका नजर है वही चीज पक्की होती है, बिल्कुल सही बात है। फोकस एक तरफ लगाओगे तो धीरे धीरे उस पर सफलता पा जाओगे। ठीक है, जिस प्रकार से आप सभी को पता है आपको अर्जुन की भांति लगे रहना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी कौन नियुक्त किए गए? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो फ्रेंड्स इनका नाम है राजीव के मिश्रा। क्या नाम है इनका? राजीव के मिश्रा। ये पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष बने हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं राजीव मिश्रा जी को, जो अभी हाल ही में नए एमडी बने हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इसका काम क्या होता है? यह एक इंडियन कंपनी पहली बात, और इसका काम होता है पावर ट्रेडिंग का सोल्यूशन निकालना, यानी सीमा पर बिजली व्यापार और परामर्श प्रदान करने का काम इसका होता है। दूसरे देशों को जो बिजली सप्लाई होती है उसकी ट्रेड करना, दूसरे देशों को बिजली पहुंचाना, इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली यानी भारत में इसका हेडक्वार्टर है। 16 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है दोस्तों? जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसे बोला जाता था पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसे सिंपल पीटीसी इंडिया लिमिटेड बोला जाता है। दोस्तों इसका संचालन जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग हमारे पड़ोसी देशों में भी होता है, बिजली सप्लाई करते हैं। तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं और यहाँ पर भी बिजली सप्लाई की जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। सारा थॉमस का अभी निधन हो गया। सारा थॉमस कौन थी? इनका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो सारा थॉमस उपन्यासकार थी, नॉवेलिस्ट थी, इनका निधन हो गया है। आई सारा खान बोल रहा हूँ, सारा थॉमस की इमेज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है सारा थॉमस, ठीक है, ये नॉवेलिस्ट थी, इनका निधन हो गया है। दोस्तों इन्होंने 17 नॉवेल्स लिखे हैं और 100 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, इनमें इनकी एक्सपर्टीज है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस स्टेट से है, तो आप बताएं कि केरल, इनका संबंध क्या है, केरल। और केरल की मलयालम लघु कथाकार यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और नोवेलिस्ट हैं, किस राज्य से, केरल राज्य से। दोस्तों यहाँ पे बात हमने निधन की है, तो हाल ही में जितने भी निधन हुए हैं एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में हर पॉइंट बैठ जाए। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था सलीम दुर्रानी के बारे में, 88 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये फॉर्मर क्रिकेटर थे। वाणी जयराम प्रसिद्ध गायिका थी, इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे शांति भूषण की, ये फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे और सीनियर लॉयर थे, इनका निधन हो गया है। बालकृष्ण दोषी, दोस्तों बालकृष्ण दोषी आप सभी को पता है, बालकृष्ण दोषी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस वर्ष, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनमें से बालकृष्ण दोषी हैं जो मशहूर आर्किटेक्चर हैं और इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, भारतीय नौसेना की उप प्रमुख कौन बने हैं, हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, भारतीय नौसेना के अभी उप प्रमुख बने, कल भी हमने डिस्कस किया था, इनका नाम है संजय जसजीत सिंह। क्या नाम है, संजय जसजीत सिंह। नौसेना में आपको अगर विजय होना है तो आपको जीतना पड़ेगा, आपके अंदर जीत की आग होनी चाहिए। जहां भी आपको जीत दिखे तो बस आप उसको टिक कर देना। तो ये है संजय जसजीत सिंह, जिन्हें नया क्या बनाया गया है, उप नौसेना प्रमुख बनाया गया है, वाइस एडमिरल बनाया गया, चीफ वाइस एडमिरल बनाया गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि किनके स्थान पर आए हैं, तो ये आए हैं एसएन घोरमडे, ये रिटायर हो चुके हैं, इनका स्थान ले रहे हैं ये। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं संजय जसजीत सिंह के बारे में। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो कि कहां पर है, पुणे में है, आपको याद रखना है। यहां से ये ग्रेजुएट हुए, क्या हुए हैं, यहां से ग्रेजुएट हुए, स्नातक इन्होंने ली है। इसके अलावा 1986 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किए गए थे 1986 में। दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे रक्षा बलों के प्रमुखों के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे अनिल चौहान जो कि सेकंड सीडीएस बने हैं। जनरल मनोज पांडे 29 नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में एमबी सुचिंद्र कुमार थल सेना उपाध्यक्ष बने हैं। एयरफोर्स चीफ है विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी। वायुसेना उपाध्यक्ष हाल ही में बने हैं अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष बने एडमिरल आर हरि कुमार। बीएस पठानिया की बात करेंगे, कोस्ट गार्ड के ये डायरेक्टर जनरल हैं। राजीव चौधरी की बात करें तो ये बीआरओ के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में 2022 के इंडेक्सेस को देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 61 है और सबसे नीचे आता है चार्ट, जो सबसे ऊपर है वो है अमेरिका। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर अमेरिका है। ये इंडेक्स ये बताता है कि जो नेटवर्क किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसमें क्या प्लेस है किसी देश का, और जारी करता है पोर्टुलान संस्थान। 131 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ग्लोबल पेंशन सूचकांक की बात करें तो भारत की 44th रैंक है। सबसे पहला स्थान आइसलैंड का है, ठीक है, भारत की 41 रैंक है। 44 कंट्रीज में भारत की रैंक 41 है, ठीक है। और जारी करता है मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स। लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स को जारी करता है गैलप। क्या नाम है, गैलप। इसमें 121 कंट्रीज को शामिल किया गया है और सबसे पहला स्थान है सिंगापुर का। सबसे लास्ट प्लेस में अफगानिस्तान। अभी आतंकवाद ग्लोबल यहां पर टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया, अफगानिस्तान सबसे नीचे और भारत 13 प्लेस पे है। देखिए यहां पे बात करें लॉ एंड ऑर्डर में, भारत जो है इसका प्लेस 80 है, 80 स्कोर पे है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, अगला प्रश्न है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में
121 कंट्रीज को शामिल किया गया। भारत की रैंक 107 है और इसको जारी किया कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प, क्या नाम है इसका, वेल्थुंगर हेल्प, ठीक है। और सबसे पहला स्थान किस देश का है, बेलारूस का है। लास्ट बात करने वाले हैं 2022 के सूचकांक में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसे WIPO के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। 132 कंट्रीज को शामिल किया गया। सबसे पहला प्लेस स्विट्जरलैंड का है और इंडिया की रैंक 40 है, ठीक है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे रूट एप्लीकेशन पर इंग्लिश का स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है। ये कोर्स भारत के हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको यहाँ पर अनमोल मैम पढ़ाने वाली हैं, इंग्लिश की फैकल्टी हैं। आप कूपन कोड यूज कर लेना RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी चिकट, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट भी मिल जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म कैसी बीमारी, इसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों ऑटिज्म जो है, आपको बता दूं, इसमें जो बच्चे होते हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं, उनको खतरों को लगातार नजरअंदाज करते हैं, अवेयरनेस नहीं रहती है, उन पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली बहुत डेवलप नहीं होते। जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, पंजों के बल चलने लगते हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं। खिलौनों को एक लाइन में सजाने की उनकी रुचि होती है। बच्चों के जो दूसरे लोगों के साथ इनका इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों के साथ इंटरेस्ट नहीं होता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी हद से ज्यादा आपको जिद्दी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे लक्षण हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित है। क्लियर है दोस्तों? तो ऑटिज्म से संबंधित अवेयरनेस को फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव कंट्रीब्यूशन एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। ऑटिज्म एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कभी भी नहीं खत्म होता, व्यक्ति के साथ जीवन भर रहता है। और दोस्तों इसमें मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बात करने में मुश्किलात आएगी, व्यवहार बदलता रहेगा, तो यहाँ पर सोशली बच्चा अवेयर नहीं रहता है। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कुछ अनइम्पॉर्टेंट दिवस की जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। बिहार राज्य स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट दिवस है जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है? विच कंट्री हैज इनवाइटेड पीएम नरेंद्र मोदी एज अ गेस्ट एट द एनुअल बेस्टाइल डे परेड? तो ये जो एनुअल बेस्टाइल परेड होती है कहां पे होती है? फ्रांस में होती है। कहां पर होती है? फ्रांस में होती है। आपको याद रखना है। तो फ्रांस देश ने इनवाइट किया है फ्रांस की बेस्टाइल मिलिट्री परेड में, ठीक है दोस्तों। आपको मैं इतिहास में ले चलूंगा, आखिर ये परेड क्यों मनाई जाती है, उसके बारे में हम सारी बातें जानते हैं। दोस्तों ये जो परेड होगी कब होगी, किस महीने होगी? तो जुलाई मंथ में होगी। कब होगी? जुलाई मंथ में इस परेड का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? और हर साल मनाया जाता है 14 जुलाई को। ये फ्रांस का नेशनल डे है और इसे हम बोलते हैं बेस्टाइल दिवस। क्या बोलते हैं? बेस्टाइल दिवस। तो दोस्तों आपको याद होगा जब यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो बेस्टाइल का यहाँ पे पतन हुआ था, बेस्टाइल गिर गया था, बेस्टाइल का फॉल हुआ था। यहाँ पर जो किंग थे उन्होंने बहुत परेशान किया था सभी को। तो फिर यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। बेस्टाइल के पतन के रूप में 14 जुलाई 1789 की वो डेट है, तब से ये दिवस हर साल मनाया जाता है। याद रहेगा आपको? चलिए, तो ये जो परेड है 1880 से पेरिस में हर साल 14 जुलाई की सुबह आयोजित किया जाता है, काफी सालों के बाद। तो दुनिया के सबसे पुराने नियमित सैन्य परेडों में से एक है बेस्टाइल डे परेड। ठीक है दोस्तों, फ्रांस की लोकेशन को देखते हैं। फ्रांस की बात आई है तो ये फ्रांस है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। फ्रांस के बगल में आपको स्पेन देखने को मिलेगा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी, स्विट्जरलैंड।
इटली भी इसकी सीमा को छूता है, उसके ऊपर इंग्लिश चैनल है। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं प्रेसिडेंट में एलिजाबेथ बोर्न, और कैपिटल है पेरिस, और इसकी करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। दोस्तों यदि आपने अभी तक मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप मंथली करंट अफेयर्स देख लीजिए, अपलोड हो गया है। मार्च मंथ का मंथली करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल किया है? अंजलि शर्मा बिलोंग्स टू विच स्टेट हु हैज कंकर्ड माउंट किलिमंजारो? तो अंजलि शर्मा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतह किया है। दोस्तों माउंट किलिमंजारो कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तंजानिया में है। और यहां पर अंजलि शर्मा का इमेज आप देख पा रहे हैं। इन्होंने जो वेशभूषा धारण की है वो है गद्दी वेशभूषा, और गद्दी वेशभूषा को पहनकर ये माउंट किलिमंजारो की चोटी पे पहुंच गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो की जो चोटी है उसको धर्मशाला की अंजलि शर्मा ने फतह कर दिया है। क्लियर है? चलिए, तो माउंट किलिमंजारो चोटी जो है इसमें इन्होंने गद्दी वेशभूषा पहन करके फतह की और पहली लड़की बन गई हैं। तो ये माउंट किलिमंजारो का नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं, ये बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी है, और इसकी जो लोकेशन है कहां पर है? तंजानिया में है। ये माउंट किलिमंजारो है, आप देख पा रहे हैं, और यहां पर है तंजानिया देश में है माउंट किलिमंजारो, वो लोकेशन आप देख सकते हो। दोस्तों माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है और दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है, यानी फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कहलाता है। इसकी हाइट जो है 5895 मीटर है, तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 8। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस संस्था की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो की हीरक जयंती। हीरक जयंती मतलब होता है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, जब 60 ईयर्स हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। तो 60 वर्ष हो चुके हैं सीबीआई की स्थापना के, हीरक जयंती से हम कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों? अभी हाल ही में उद्घाटन किया है हीरक जयंती समारोह पर। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों 3 अप्रैल को कहां पर? विज्ञान भवन में, न्यू दिल्ली में सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है, और इसमें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीबीआई के जो सबसे बेस्ट अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, उन्हें गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक प्रदान किया गया इस समारोह में। दोस्तों बात यहां पे सीबीआई की आई है, तो सीबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई है और इसका काम होता है इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करने का। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये क्या है? इसे दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत शक्ति प्राप्त है। क्लियर है? यानी पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ पेश नहीं किया गया सीबीआई की स्थापना के लिए। तो ये जो स्पेशल है, आपको बता रहा हूं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से इसे जांच की शक्ति प्रदान की गई है सीबीआई को। दोस्तों सीबीआई की जो स्थापना की गई थी, किनके रिकमेंडेशन पे की गई थी? संथा नाम समिति बोलते हैं इसको हम, और हेडक्वार्टर है सीबीआई का न्यू दिल्ली में। सुबोध कुमार जायसवाल प्रेसिडेंट इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह, यानी प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। तो ये क्यों मनाया जाता है? नाम से स्पष्ट है। हमारे भारत में आप सभी को पता है कि अलग अलग दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करें, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनके जीवन से अंधापन दूर कर सकते हैं। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दृष्टिहीन जो व्यक्ति हैं उनका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं, उनको हम सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, इसलिए सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ विजन डिफेक्ट्स की बात करेंगे, खासकर आपके एग्जाम में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पूछा जाता है। तो मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष।
अगर निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो इसमें पास की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु आपको नहीं दिखेगी। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें मायोपिया में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, इन दोषों को दूर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जरा दृष्टि दोष भी होती है। जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें हमारी जो आंख की जो कैपेसिटी होती है, लेंस की जो फोकस करने की क्षमता है वो घट जाती है या समाप्त हो जाती है। तो इसमें ना तो व्यक्ति पास की चीज देख पाएगा ना तो दूर की चीज देख पाएगा। क्लियर है? चलिए, किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं वंदे भारत ट्रेन को शुरू कर दिया है? इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड 11th वंदे भारत ट्रेन? तो मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल में स्टार्ट की गई है 11वें वंदे भारत ट्रेन। इसको हरी झंडी दिखा दी गई, कहां पर? भोपाल में। तो ये जो ट्रेन है कहां पे? भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल और न्यू दिल्ली के बीच में चलेगी और इसको हरी झंडी दिखाई गई है। क्लियर है दोस्तों? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एमपी में है, पूछा जा सकता है। पहले इसका नाम हबीबगंज था, इसका नाम अभी हाल ही में बदला है। और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, इसके बीच में ये 11वीं वंदे भारत ट्रेन चलेगी। दोस्तों जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी कब स्टार्ट हुई थी? 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। आइए देखते दोस्तों ट्रिपल आर करंट अफेयर्स यानी रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। आइए देखते सबसे पहला प्रश्न, कैंटन कूल ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की? तो अभी हाल ही में कैंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली है। विच स्टेट असेंबली विल होस्ट फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन लेजिस्लेटर्स? किस राज्य की विधानसभा द्वारा महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? केरल राज्य के द्वारा। रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? दोस्तों कमेंट बॉक्स पे आपके आंसर आने चाहिए, ये वॉरशिप है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अजय पिरामल जी को। अ प्लेस कॉल्ड होम, इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस उपन्यास को लिखा प्रीति शेनाय ने। किसने? प्रीति शेनाय ने। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? रिवीजन करेंगे हम 3 अप्रैल करके करंट अफेयर्स का। तो कल आपको बताया था फिनलैंड बना है। व्हेन इज ओडिशा डे और उत्कल डे सेलिब्रेटेड? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल डे। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर किया गया दोस्तों? भोपाल में। आपको कल पढ़ाया था मैंने। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है राजीव के मिश्रा। सलीम दुर्रानी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो अभी आपने आज ही पढ़ा, ये क्रिकेटर थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये जो चाय है किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश राज्य की है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया गया। केंद्र सरकार 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का टारगेट रखी है? 1000 शहरों को। हिंदूफोबिया का निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है जॉर्जिया। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वॉर एंड विमेन? तो ये है डॉक्टर एम ए हसन। कितना स्कोर किया, कैसा लगा आप लोगों को? चलिए दोस्तों आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में मिसलेनियस का एक टॉपिक और ले रहे हैं। हमने कई अनुसंधान संस्थान डिस्कस किए हैं, अभी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? कराईकुड़ी में है। नेक्स्ट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? दुर्गापुर में है। कहां पर है? दुर्गापुर में है। देखिए नेक्स्ट है नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, तो ये भावनगर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि नमक का जो भाव है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देख पा रहे हो ना, पहले नमक मतलब मुफ्त में मिल जाता था, कोई कीमत नहीं होती थी। अब देखो 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो नमक मिल रहा है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में है। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? काशरगोड में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में। कहां पे है? शिमला में है, ठीक है।
दोस्तों आलू और शिमला की सब्जी तो आपको पता ही है कितनी टेस्टी होती है। नेक्स्ट है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां पर है? देहरादून में। अगला है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र इकोलॉजी सेंटर, ये कहां पर है? बेंगलुरु में है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों को, कुछ ट्रिक्स भी मैंने बनाई हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे रख सकते हैं, वरना आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो आप देखिए इसको। चलिए पहला प्रश्न है, एनु जनजाति कहां पाई जाती है? ठीक है, तो एनु जनजाति कहां पाई जाती है? जापान में। अब ऐसे आप याद रख सकते हैं, एनु तेनु तो जापान खाना है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एनु तो पान खाना है, तो एनु से आप जापान याद रखें। नेक्स्ट है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? लाई जनजाति से संबंध है म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। तो दोस्तों अगर आपने लाई देखी है, जो हम फेस्टिवल्स में मिलती है, उसे लाई बोलते हैं, अगर आपने देखी होगी। तो लाई को अगर आप बॉल समझ ले तो उससे आप दूसरों को मार भी सकते हैं, है ना। इतनी कठोर होती, मारेंगे तो इतना तेज लगेगा ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी ट्रिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ब्रिटन नाम का पर्वतीय जनजाति कहां पाया जाता है? तो जो ब्रिटन है वो कहां पे पाया जाता है? फ्रांस में पाया जाता है। कहां पर? फ्रांस में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? दोस्तों माओरी बोलने पर क्या आ रहा है? माओरी बोलने पर माँ आ रहा है, और माँ को क्या पसंद है दोस्तों? माँ को हमेशा नई नई न्यूज चाहिए। देखिए आप, माँ को हमेशा क्या चाहिए? नई नई न्यूज चाहिए। क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ाई अच्छी चल रही कि नहीं चल रही है? तो उनको आपको डेली नई नई न्यूज देनी पड़ती है। सेमांग जनजाति का निवास कहां पर है? तो सेमांग जनजाति का जो निवास स्थान है वो मलेशिया में। कहां पर है? मलेशिया में। दोस्तों सेमांग बोलने पर आ रहा है मांग, यानी मांग किसी चीज की डिमांड। और डिमांड किसकी होती है? माल की, यानी जो गुड्स होती है ना, तो माल की क्या होती है? डिमांड होती है। जो सामान होते हैं उसकी क्या होती है? मांग होती है। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहां पे पाई जाती है? तो एटा पाई जाती फिलीपींस में। कहां पर? फिलीपींस में। दोस्तों एटा बोलने पर ईंट आपको याद आएगा, ब्रिक याद आएगा। अगर आपको पूरे घर को भरना है, फिल करना है, तो आपको ईंट चाहिए होगी। तो घर को भरने के लिए ईंट चाहिए, भरने यानी घर को फिल करने के लिए ईंट चाहिए। नेक्स्ट है, आफरीदी जनजाति का निवास कहां पर है? तो मुझे लगता है ये आफरीदी जी, जो आफरीदी है ना, आप सभी को पता है वो बैट्समैन है, अब तो रिटायर हो चुके। आफरीदी लिखा हुआ है, और आफरीदी कहाँ का बैट्समैन है? पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी है ना। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एब ओरिजिन्स। इनमें से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? हौसा, होपी, जूनी, चुकची। तो ये है हौसा। ठीक है दोस्तों, अब आपका होने वाला है टेस्ट 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स का। 10 प्रश्नों का टेस्ट होगा, तैयार हो जाइए। आपने कितने अच्छे से पढ़ा है अब यहाँ पे पता चल जाएगा। अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। बालकृष्ण दोषी जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आर्किटेक्चर से। भारत के वर्तमान वायुसेना उपाध्यक्ष का क्या नाम है? तो वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 107। ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक आपको पढ़ाया मैंने, तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 41 या 42? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कराईकुडी में है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019 में। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई। कब की गई? 1963 में इसकी जांच की गई है। ठीक है,
आज का सवाल है दोस्तों, आपको बताना है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन में आपको बताना है ये इमेज किन किन की है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको जो जांच वाला बताया वो एक बार पेंशन वाला जो है, हाँ सही बताया। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है कि ये इमेज किसकी है। आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइनें बतानी है। इसके अलावा दोस्तों, कल की जो इमेज मैंने आपको दी थी, ये इमेज आप देख पा रहे हैं, ये बराक ओबामा जी की इमेज है। मुकेश जी ने इनके बारे में बताया है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बजरंगी ने भी लिखा है। थोड़ा नाम आप लोग एकदम सही लिखा करो, तो ताकि आप लोग का नाम स्पष्ट आए, है ना। ऐसे उटपटांग नाम मत रखो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने बताया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो काम की बात इंपॉर्टेंट है वो है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है 2023 का। एसएससी इस समय एकदम बहुत तेजी से बढ़ रही है। एसएससी की वैकेंसी आ गई है और 3-4 यानी आपकी जो वैकेंसी है कल से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 3-5 तक होगी। और आपको यहाँ पर पूरी इसकी जो डिटेल है एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप देख लेना। लगभग 7500 वैकेंसी रिलीज हुई है। एक बार फिर आपके पास अच्छा मौका है। 3 अप्रैल का हमारे पास रिजल्ट है। स्वाति राजपूत, अमित सिंह राजपूत, अमित रंजन, सपना पटेल और रमेश, आप लोगों ने इस करंट अफेयर्स के क्विज में टॉप किया है। ये जो करंट अफेयर्स का क्विज है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है और यहीं पे आपको फ्री पीडीएफ भी मिलती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीली वाली पट्टी पे क्लिक करना है। वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, आप डाउनलोड कर लेना। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सारी जगह फॉलो कर सकते हैं और अगर सेशन अच्छा लगा है तो सारी जगह शेयर भी कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।